अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हमने थोड़ा मुख्तलिफ सेगमेंट करने की कोशिश करेंगे आज और बात करेंगे। अक्सर व बेशतर ये डिबेट का हिस्सा रहता है। मुख्तलिफ लोग पुरानी पुरानी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे बिलखुसूस शेयर करते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब जो पुराना माजी का कराची था ना, वो बड़ा बेहतर था। चौड़ी और कुशादा सड़कें हुआ करती थी, ट्राम चला करती थी, मुसाफिर जिस तरह सफ़र करने के लिए जो बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो मौजूद था। ये जो कंक्रीट का फिर जंगल बनना शुरू हुआ, इस शहर के अंदर मुख्तलिफ माफियाज ने अपने कदम जमाना शुरू किए और आज ये तारीख है कि इस शहर का वासी अपने आप को बहुत सारे बुनियादी उसूल से महरूम दिखाई देता है। मगर ये तो सिर्फ बातें थी। अब एक शख्सियत आज मैंने अपने प्रोग्राम में मधु की है, वो बाकायदा तौर पे इसके ऊपर एक तहरीक चला रहे हैं। कन्वीनियर हैं तहरीक सोच कराची के आदिल ज़फ़र साहब। आज इनसे बात करेंगे क्यों ये समझते हैं कि माजी का जो कराची था वो बेहतर था। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। पहला सवाल तो मेरा सिर्फ यही है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी माजी का जो कराची था वो बेहतर था बनिस्बत आज के कराची से। माजी के कराची को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे बेहतर क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर थी। सड़कें आज भी वही हैं, उनके साइज़ भी वही हैं, लेकिन क्या है कि उनकी मेंटेनेंस और ये तमाम चीज़ें और उनके जो बजट्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और वो बजट बनता है, लगता है, तो जो कहाँ लगता है ये पता नहीं, फ़ाइलों में सब कुछ लगता है। तो असल चीज़ ये है कि 1990 के बाद, 88-90 के बाद जो है आपके शहर के अंदर एक तब्दीली जो आई शहर के अंदर, उस तब्दीली से जो है बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हुई। पहले लोग मिलजुल के रहते थे, तमाम चीज़ें थी, शहर को अपना समझते थे। फिर ये शहर मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गया, टुकड़ों में बढ़ गया, लिसानी कौमियतों में बढ़ गया। इस तरह से अजीब अजीब सा होते होते शहर की जो यगानगत थी वो यगानगत नहीं रही। जब यगानगत नहीं रहेगी तो ज़ाहिर है फिर उसका असर दूसरी चीज़ों में पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं ना आदिल साहब, ये सिर्फ कराची के साथ ही ये खुसूसी मामला है या दीगर पाकिस्तान के शहर भी हैं, उधर भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती है? तो पाकिस्तान का मसला है, कराची का मसला कैसे हो गया ये? नहीं, पाकिस्तान का मसला नहीं है, कराची का मसला है। कैसे? इसलिए कि आप ये देखें कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स आते हैं, उसके अंदर बहुत और लोग भी बहुत सारी बातें करते हैं और वो उसके अंदर बताते हैं कि जी सबसे बड़ा मसला जो ये है कि कराची को उसके हिस्से की सबसे बड़ा इशू क्या है, NFC अवार्ड जो सूबों को दिया जाता है। अब सूबों की मर्जी है कि वो किस पे कौन सा पैसा कहाँ पे कितना खर्च करें। पंजाब की गवर्नमेंट है, लाहौर पे लगाती है। लाहौर आप जाएँ, अजीब व गरीब शहर है, लगता ही नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा है। ओवरहेड ट्रेनें चल रही हैं, सब कुछ चल रही है, बसें चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है, एक तरफ सड़कें साफ सुथरी हैं, हर घर में पानी आ रहा है, कोई टैंकर कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा इंडस्ट्रियल स्टेट है, सस्ती ज़मीनें मिलती हैं, हर चीज़ मिलती है। पंजाब के अंदर हर चीज़ है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा लगा रही है मुसलसल। सर यहाँ पर भी अरबों रुपए लगा रहे हैं, यहाँ आपको पे दिख नहीं रहा। असल मसला बात ये ये है कि तो जहाँ आप भी पैसा तहरीक लग चला रहा है रहे वहाँ पैसा दिख रहा है, जहाँ अच्छा। पैसा नहीं लग रहा आप कह रहे हैं कराची में पैसा नहीं लग रहा? कराची पे पैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कराची के सर, नाम पे कराची सिर्फ और के सिर्फ माशी सूरत हाल में हुक्मरान हमें बता रहे होते हैं कि जी ये कराची के अंदर जो टैक्स कलेक्ट होता है इससे पाकिस्तान चल रहा है। सर टैक्स कलेक्शन की तो बात छोड़ दें, इतना ये जिक्र हो चुका है कि इस पर बात करनी फजूल है। बात यह है कि आपको NFC अवार्ड से पैसा कब मिलेगा? आपको पैसा जब मिलेगा कि जब आपकी आबादी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। कराची में रहते हैं 3 करोड़ अफराद, आबादी हम कहते हैं 1.5 करोड़ है। तो जब 1.5 करोड़ का पैसा आपको मिलेगा कि 1.5 करोड़ अफराद की फी कस ये खर्चा आता है, सड़क के हिसाब से, रहने के हिसाब से, पानी के हिसाब से, सेवेज के हिसाब से, बिजली पानी जितनी भी चीजें यूटिलिटीज जितनी उनके हिसाब से पर हेड एक तरह का एक एस्टिमेट है कि ये आता है। अब वो पैसा मिलता है 1.5 करोड़ के हिसाब से, बंदा यहाँ रहता है 3.5 करोड़, यानी कि डबल से भी ज्यादा। 3.5 करोड़ अफराद के लिए जो पैसा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो तमाम चीजों के लिए मिलना चाहिए, वो पैसा ही आधा मिल रहा है। अब वो जब आप खर्च करेंगे तो उसके अंदर फिर हमारी जो कमीशन माफिया स्टार्ट आ जाती है, इसलिए कि यहाँ का कोई इस शहर का सरपरस्त नहीं है। सर यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे कैसे बात कर दी आपने आदिल साहब के कोई सरपरस्त नहीं है। हर सियासी जमात, हर सियासी तंजीम जो है वो ओन करती है। कराची के सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा परेशान हम कराची के लिए हम होते हैं। कौन सी जमात है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करती? क्या MQM ये बात नहीं करती कि यार ये शहर हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, जमात इस्लामी, पूरे शहर भर में बैनर्स लगे हुए, बैनर्स लगे की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई तहरीक इंसाफ की आपने बात की, 1100 अरब रुपए कहाँ गए जो पैकेज आना था। MQM की बात करते हैं, आज इनकी क्या हालत है, इन्होंने खुद बिगाड़ा है शहर को। बात आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन क्या जो K4 मंसूबा था उसका बेड़ा गर्क किस दौर में हुआ? मुस्तफा कमाल के दौर में।
इससे पहले आपके 55 मंसूबे थे कराची सर के सारे अंदर जो बड़े बड़े पाइपलाइन जो में पानी थे के मंसूबे वो खत्म फारूक हुए। सत्तार और मुस्तफा कमाल साहब तो कहते हैं हम लेकर आए हैं। अरे कहां से यार, झूठ बोलने का तो कोई मसला नहीं है। सर अगर कोई बोलता क्लेम है करते हैं कि क्लेम, हमारे सर वक्त में हम क्लेम तो जब सब नाज़िम करते थे हैं। हमने ये काम किए हैं। क्लेम तो पीपल्स पार्टी भी करती है कि सिंध के अंदर सबसे अच्छा निजाम है। कल एक वीडियो चली है, लाड़काना के अस्पताल में एक शराबी वडेरे ने इमरजेंसी में कुत्ता लिटाया हुआ था। वो कहते जी सबसे अच्छी फैसिलिटी सहूलत आप देखें, आप सिंध के अंदर है तो क्या फैसिलिटी ये कि कुत्ते को ले जाए। अब हल क्या है, अब आदिल साहब हल क्या है, मुझे हल ये ये जानना है है कि देखें कि आप हम कराची पे बात कर रहे हैं। कराची का मसला बिल्कुल अलग मसला है। 1969 तक कराची फेडरल टेरिटरी थी। जब वो फेडरल टेरिटरी थी उसके अपने हिसाब किताब था, तमाम चीजें थी। 1969 के अंदर जब वन यूनिट खत्म हुआ, ईस्ट पाकिस्तान चला गया हमारे पास से, तो दो रियासतें थी। दो रियासतें, एक तो रियासत थी बावलपुर और एक था कराची। ये दो इलाके ऐसे थे जो वो खुद मुख्तार थे और ये जो था ये फेडरल कैपिटल भी था। उसको उन्होंने पंजाब में शामिल कर दिया, इसको उठा के दे दिया। अच्छा, उस ऑर्डर की कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है, ना वो असेंबली से मंजूरी वो चीज। अगर कोई नोटिफिकेशन हुआ था, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर हुआ था, आज तक उसी के ऊपर चीज चल रही है। मेरे ख्याल से वो डॉक्यूमेंट भी कोई ऐसा मौजूद नहीं है कि कराची सिंध का हिस्सा है। नहीं अभी सर, तो ये क्या चीज बात कर दी, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये मामला ये है कि हम कराची के अगर इश्यूज की बात कर रहे हैं तो उस इश्यूज को कैसे केटर किया जाएगा। बात ये है कि देखें, इशू ये तो मसला है। ये गिलास रखा है, ये मेरी मिल्कियत ही नहीं है, तो मुझे इससे क्या मतलब, टूटे या फूटे। अगर ये चीज मेरी मिल्कियत तो मैं इसकी हिफाजत करूंगा। कराची सिंध का हिस्सा बन गया। अब आप मुझे बताएं कि सिंध का हिस्सा बना किस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना, अगर किसी ऑर्डिनेंस के तहत बना तो कौन सी असेंबली ने उसको अप्रूव किया। जब तक 3 महीने के बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, 3 महीने के बाद, यानी 69 से लगाएं तो 70 तो 30 और 30 50 54 साल हो गए कराची को, और कोई ऐसा ऑर्डर नजर नहीं आता, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नजर नहीं आता कि कराची को किस तरीके से सिंध के हवाले किया गया। अब जैसे हम पंजाब में इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखते हैं, आप इस्लामाबाद की एक कोई शक्ल सोच रहे हैं कि यार इस तरह कोई चीज होनी चाहिए। इस्लामाबाद तो वफाकी दारुल हुकूमत है। कराची का इशू ये है कि कराची को ओन कौन करेगा। सर सियासी तंजीमें करेंगी, कोई भी ओन नहीं कर, सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सर ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, सियासी तंजीमें तो काम कर रही हैं, वोट ले रही हैं, लोगों से सियासी जमातें जो काम कर रही हैं, वो सियासी जमातें क्या काम कर रही हैं आप मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी को अगर आप लेते हैं, इतने आपके सामने के काम है कि सड़क बनती है, लोगों ने दिखाया ये सड़क बनी है, अभी इस पर रोड रूलर चला और यूं उठाया और डामर हाथ में आ गया। इतनी मजबूत वो सड़कें बना रहे हैं। पाइपलाइनें सिर्फ दफन की जाती हैं, वो कभी ठेकेदारों ने खराब काम किया, उन पे सजा जजा का अमल भी तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। सर ठेकेदारों की बात आप कर रहे हैं तो सर वो कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है क्या कोई ठेकेदार जिसने गलत सड़क बनाई है उसके ऊपर जो है वो सजा जजा का अमल गुजरना पड़ेगा और कुछ सजाएं भी है। कि ये कराची जो शहर है, जब ये था, जब यहाँ पे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी। अच्छा पहले मुझे माजी का जरा बताएं ना लोगों को कि क्या है, क्या था कराची ऐसा जिसकी आप इतनी तारीफें और पुल बांध रहे हैं कि ऐसे था कराची, वैसे था कराची, क्या था ऐसा? देखिए मैं कराची की वो एक कराची तो वो था जो पार्टीशन से पहले का था, कि जिसकी सड़कें धुला करती थी, जिसकी सड़कें धुला करती थी कराची की, वो पार्टीशन से पहले की बात है। उसके बाद वो चीज एक सिलसिला चलता रहा तो चलता रहा। उसके बाद कराची एक्सपेंड हुआ। आप इधर से जाएं तो लियाकताबाद, नाजमाबाद, ये तो होते होते कराची, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सुजानी डाउन तक अब आप पहुंच गए इस तरफ से। इधर से आप जाएं तो शाह फैसल कॉलोनी, पीसीएचएस भी नहीं था, पीसीएचएस बना, फिर शाह फैसल कॉलोनी ड्रिग विलेज के नाम से बना, फिर कोरंगी, फिर लांडी, फिर मरीर, फिर खोखरापार। शहर इतना वास्ट हो गया, उसको चलाने वाली वही म्यूनिसिपैलिटी रही। बिल्कुल, म्यूनिसिपैलिटी को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दर्जा बड़ी मुश्किलों से दिया गया, हालांकि उसको मेगापॉलिटन कॉर्पोरेशन का मिलना चाहिए था। मुशर्रफ के दौर में जो सिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसने किसी हद तक कोई 29 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज दिया था। जो उनके फ्लाईओवर आज सड़क पे नजर आते हैं, उसके बाद कोई फ्लाईओवर बना नहीं है, एक या दो के अलावा। जौहर का बन गया, आप क्या बात कर रहे हैं? गुलिस्तान इतने अंडरपास बना दिया, मसला ये है ना। अंडरपास आपने देखा अंडरपास की क्वालिटी क्या है? सर अगर बनाया तो है ना, देखें वो डिबेटेबल तो है, मगर बनाया तो है ना। शहरी को फायदा क्या है बनाया? उसका फायदा क्या हुआ? ठेका देने वाले को फायदा हुआ, ठेका उठाने वाले को फायदा हुआ। शहरियों को क्या फायदा हुआ? आपने उसके अंदर लगा दिया उठा के वो पत्थर। सड़क तो पत्थर से नहीं बनती है, ये तो बनी थी, जीटी रोड बनी थी, उनको समझ आ गया के दौर में जीटी रोड बनी थी, वो पत्थर की बनी थी। तो आप जीटी क्या शेरशाह सूरी के दौर में क्या आपने पत्थर लगा दिया और इतना बड़ा बना दिया? सर अच्छा एक सवाल है, ये फुटेजेस भी चल रही हैं तजावुजात के ऊपर। आज शहरी जब सड़क पे चल रहा होता है ना, तो वो तो सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है, एक होता है उसके साथ फुटपाथ। अब तसव्वुर ऐसा होने लग गया है नाजरीन कि फुटपाथ पर चलने का जो हक है ना शहरी का, वो बुनियादी हक तो है ना, वो तक छीन लिया गया है। आप जब अपने ऑफिस से निकलें और एक दफ़ा अपने जहन में उठाएं सवाल कि जो फुटपाथ है इस पे तो एक बुनियादी हक है ना, जो एक आम शहरी चले, उस तक पे पधारे माफिया का राज है।
ये जिस तरह शहर के अंदर एक मुनज़्ज़म माफिया काम कर रही है, इसके ऊपर आपके पास क्या सॉल्यूशंस मौजूद हैं? कराची में कोई एक माफिया काम नहीं कर रही है। हम्म, कराची में सबसे पहले आपकी लैंड माफिया काम कर रही है। स्कीम 33 जैसी स्कीम, वहां पर लैंड माफिया का राज है। अभी चंद दिन पहले, 2 दिन पहले शायद ही कोकन सोसाइटी के ऊपर फायरिंग हुई है, गुंडा बदमाशी हुई है। हाँ, वो बहुत पॉपुलर पूरी स्कीम वीडियो 33 सोशल के मीडिया अंदर पे लोग वायरल हुई है। गैर कानूनी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हुए, 3 महीने से ज्यादा नहीं बैठ सकते, 10-10, 12-12 साल से बैठे हुए हैं। मनमाने लोगों से पैसे मांगते हैं, डुप्लीकेट फाइलें बनाते हैं, सारे फ्रॉड करते हैं, असल मालकान को मार के भगा देते हैं। सुरजानी टाउन के अंदर भी ये हल सब क्या चल है रहा सर? है। ये सबको पता है जो आप बता रहे सर हैं। हल ये है, स्कीम मैं आपको 33 बता का दूं हल मसला, क्या इधर है। का मसला। हल ये है कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची KBCA दोबारा उसको बनाया जाए, KDA, KMC, यहां पर मकामी लोगों के हवाले ये इदारे किए जाएं कि जो विजन कराची के आदमी का विजन है वो पूरे पाकिस्तान में किसी आदमी का विजन नहीं होता। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पूरा पाकिस्तान सर के वाटर बोर्ड दी थी ना आपके लोगों को, वाटर कॉर्पोरेशन में भर्तियां कराई है ना, वाटर क्या हाल कर कॉर्पोरेशन दिया? तो KMC में और कौन बदतर लोग हो गई, मौजूद हैं? और बदतर हो गई भाई। वाटर सर वहां कॉर्पोरेशन तो का काम है मुकामी पानी लोग को लगे चोरी हुए को ना। रोकना। तो आदिल साहब, चंद दिन पहले वहां फिर ये बल्दिया मौक़िफ़ आता टाउन है के किसी अंदर, का। बल्दिया टाउन के अंदर जो हब डैम से आ रही है लाइन, वो लाइन 18 इंच की लाइन तोड़ दी उन्होंने। सर इस मुकामी और गैर मुकामी से बढ़कर अगर मेरिट और कानून की अमलदारी के ऊपर अगर हम ज्यादा बात करें, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? आदिल ये साहब, ज्यादा बेहतर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले यहाँ पे पंजाबी अफसरान भी होते थे, पठान अफसरान भी होते थे, सिंधी अफसरान भी होते थे, बलोच अफसरान भी होते थे, ईमानदारी से काम करते थे। इस वक्त पोजीशन ये तो सर ये बात तो हम तसव्वुर करें ना कि मुकामी गैर मुकामी का मसला नहीं है, मेरिट और डी मेरिट का मसला है, कानून पर अमलदारी और ना करने पर मसला है। कानून पे अमलदारी कैसे होगी जब एक आदमी करोड़ों रुपए देकर आएगा? पहले मुलाजमतें होती थी। नाजमाबाद के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, लोग वहां जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे नौकरी चाहिए। उसके घर पे लेटर आता था। उस जमाने में टेलीफोन तो नहीं होते थे, लेटर आता था कि जी फला इदारे में नौकरी, आप जाके इंटरव्यू देते, फला तारीख को इंटरव्यू। ये आप कब की बात बता रहे हैं? ये मैं बात 1988 तक की बता रहा हूँ, 1988 तक की। आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सरकारी तौर पे फोन आता था? तो नहीं होते थे घरों में, ये तो मोबाइल अभी 2000 के बाद PTCL, मतलब मैं कह रहा हूँ PTCL भी नहीं होते थे घरों में, कॉल आती थी, सिर्फ डाक से आता था, मतलब डाक से डाकिया खत लेकर आता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कि जी फला इदारे के अंदर मुलाजमतें हैं, आप जाके इंटरव्यू देते हैं, पास हो गए तो हो जाएगा। ओके। इस तरह 1988 तक का तो मेरा खुद अपनी आंखों का देखा हुआ है। उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। ठीक है जी, अब क्या हुआ, इतनी छोटी से छोटी नौकरियों के लिए लोग पैसे देते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। मतलब रिश्वत उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सर सिस्टम समझ ले थोड़ा सा। उसके बाद क्या होता है, मिसाल के तौर पे मुख्तार कार की कोई असामी है, एक साहब 4-5 करोड़ रुपए देके आ गए, काम उन्हें नहीं आता। अब उन्होंने क्या करा कि रिटायर्ड मुख्तार कार, रिटायर्ड पटवारी अपने जाती मुलाजिम रखे हुए, यहां से वो पैसा पकड़ते हैं, उनको काम देता, बोले काम कैसे होगा भाई, ये तो तुम्हें पता है कि खाता कैसे होगा, इस चीज की खतौनी कैसी होगी, ये जमीन किसकी थी, आदिल साहब, आबाई है सबसे जमीन। बड़ा मसला ना, मैं चाह रहा हूँ सारे तकरीबन कवर हो, जुर्म का है। जगह जगह लोग स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं, जगह लोग जो हैं वो बहुत बहुत खतरनाक रेशो है। फिर आपके हादसात में इतने लोग मर रहे हैं, जान से जा रहे हैं कि वो टारगेट किलिंग्स में किसी ज़माने में नहीं मरे। अब मामला ये है कि हादसात के अंदर और ये जो जराइम पेशा लोग मुनज़्ज़म और फिर बेल्स ले लेके वो बाहर आ जाते हैं, जुर्म के हवाले से, जो जुराइम की दुनिया से जो लोग वाबस्ता है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, इसके हवाले से सबसे पहले तो हम ये जराइम के हवाले से बात कर लेंगे। आपने कहा कि जी लोग जमानतें लेके बाहर आ जाते हैं, केस हमेशा कमजोर बनाया जाता है। अच्छा, पुलिस सबूत सही फराम नहीं करती, इस्तिगासे के केस हमेशा कमजोर होते हैं। जो ये ज्यादातर जो रियासत बमुकाबले फलां 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 जो इस तरह के जराइम के केसेस होते हैं, इसके अंदर ये होता है। दूसरी बात ये कि हर दुनिया के हर बड़े शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक चलने का एक टाइम होता है, यानी जिस वक्त ऑफिस की छुट्टी हो रही है या स्कूल की छुट्टी हो रही है, उस टाइम ये डंपर, ये टैंकर, ये फलां फलां, ये देव हैकल गाड़ियां शहर में चलाना बंद होता है, मना होता है इनका टाइम। यानी इसी शहर के अंदर, इसी कराची की बात करें, जिस जमाने में बैडफोर्ड सबसे बड़ा ट्रक हुआ करता था, बैडफोर्ड ट्रक को इजाजत थी रात 10 बजे के बाद चलने की, उससे पहले वो सड़कों पे नहीं आ सकता था। ये कराची शहर है। यहाँ पे दूध वाला शहर के अंदर तब्दीलियां आई, उसका जिम्मेदार असल किसको समझते हैं? उसका जिम्मेदार सर सिस्टम है आपका पूरा, आपका जो सियासी निजाम है। आप सियासी निजाम एमक्यूएम की बात कर रहे हैं? एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये सब के सब बराबर के शरीक है। अभी जैसे इन्होंने एक की, मैं तो कराची से बाहर की बात नहीं करता, लेकिन जो अभी 26वीं तरमीम हुई है वो किस तरह हुई है आप देख लीजिए। अच्छा, अगर हम बात करें इन इशूज की, हम बात करें अब ये पुलिसिंग का जो निजाम है उसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए? आप क्योंकि आप देखें ना, आपका एक बैकग्राउंड पुलिस काफी का भी है।
पुलिस में बेहतरी सिर्फ इस तरह की हो सकती है कि पुलिस में पुलिस वाले भर्ती किए जाएं, डाकू भर्ती ना किए जाएं। तो कहाँ डाकू हो रहे हैं? कराची क्या के इल्जाम अंदर लगाए जा रहे हैं आप? कराची के अंदर क्या ये पुलिस वाले क्या ये लोगों को अगवा नहीं करते पैसों के लिए? वो तो आज काली मेरे भेड़ें घर हर जगह, हर आज इदारे की में बात मौजूद हैं। आज की सब पुरानी बातें सब आज के दिन की बात, एक बज के 1 से 2 सर, बजे काली के भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, हर इदारे में। 1 से 2 बजे के दरमियान मेरे फोन पे कॉल आई कि आपके बेटे को हमने पकड़ा है और ये अटेम्प्ट टू रेप के केस में पकड़ा गया है। इसने एक लड़की की अपने दोस्तों के साथ मिलकर इज्जत लूटी है और कलमा पढ़ के बताओगे ये बात किसी को नहीं कहना, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ता हूं और 70,000 रुपए आप जो है ना वो जैस कैश कर दें। सर फेक वीडियो चल रही है, फेक ये वीडियो नहीं, मैं अपना फेक कॉल आ रही है घर की इसके ऊपर। भाई फेक आ रही है, ठीक है, फेक कॉल है। मैंने अपने घर की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे कमरे में गया, लोग परेशानी में दे भी रहे हैं मैं पैसे। सो रहा था उस वक्त, भाई मैं सो रहा था, तो मैं उठ के गया, मैंने कहा लड़का किधर है, जाके देखो वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, वो बेचारा कंप्यूटर पे बैठा हुआ काम कर रहा है। मुतअद्दिद लोग लुट चुके हैं, आप बजा फरमा रहे हैं। देखें आदिल साहब, इस तरह की फेक कॉल, उसके ऊपर बाकायदा सिटी के राजा उमर खत्ताब साहब ने भी अपनी एक पूरी वो शेयर की थी कि इस तरह की कॉल आ रही है और लोग जो हैं वो इसका शिकार ना हो। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ कि जो जुर्म हो रहा है ना, स्ट्रीट क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, वो कहीं जमीन से खोद कर तो नहीं निकल रहा, आसमान फाड़ के तो नीचे नहीं आ रहे ना सर? इसी कराची की टेरिटरी के अंदर रहते हैं, डकैती मारते हैं, बंदों को मारते हैं और फिर उन्हीं जगहों पे चले जाते हैं। मिसाल दूं, इसको कैसे, आपके पास क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन की पे आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ गए तो मिसाल की बात खत्म हो गई। सोल्यूशन ये है कि जो बहादुराबाद थाने का एसएचओ है ना, उसकी रिहाइश बहादुराबाद में होनी चाहिए। अच्छा। जो शाह फैसल थाने का एसएचओ, उसकी रिहाइश शाह फैसल कॉलोनी में होनी चाहिए। जो लालू खेत का है उसका लाखताबाद में उसकी रिहाइश होनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि उसके थाने की हुदूद में हो क्या रहा है। इनको तमाम चीजें पता होती हैं, लेकिन ये किसी को जवाबदेह नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले एक केस आप कह रहे हैं कि सोशल प्रेशर डेवलप होता है अगर वहां का प्रेशर के रिहायशी। बगैर माशरा नहीं चल सकता। देखिए माशरा चलेगा, पहले क्या होता था, बच्चा से मैं अपनी बात करता हूँ, मैं छोटा था, मैं सिगरेट पीता था गली के अंदर, मैं किसी जानने वाले को देखता सिगरेट छुपा लेता था। आज छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसी छुट्टे लगा रहे होते हैं, अब्बा जा रहे हैं, चचा जा रहा है, उसको परवाह नहीं है। तो अखलाकी तौर पे हम पस्ती का शिकार हुए ना? अखलाकी पस्ती का शिकार हम होंगे जब हम सेटल नहीं होंगे, जब हम माली तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे, जब हम दूसरे मसाइल में घिरे रहेंगे, जब हमारे सर्विस की टाइमिंग कुछ नहीं होंगी। 8 बजे 9 बजे दफ्तर आने का तो टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। पूरी दुनिया में 8 घंटे का टाइम है दफ्तर का, लोग 12-12 14-14 घंटे काम कर रहे हैं और जितना वो काम कर रहे थे उसके आधे, उनके काम के आधे से भी कम उनको पैसे मिल रहे होते हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, ट्रांसपोर्ट ही कोई नहीं, चिंची पकड़ो, धक्के खाओ। औरतों का भी यही हाल है, मर्दों का भी यही हाल है। क्या करें, कैसे करें? बिजली के बिल इतने खतरनाक आ गए कि लोग अपने, अभी थोड़ी दिनों पहले एक बंदा जो था अपनी बच्ची की दवा लेना, बिजली का बिल लेने के लिए, गुलशन मेमार की बात है, गया, उसने अपनी बीवी का जेवर बेचा और वापस आ रहा था कि बच्ची की दवा लेगा और सुबह बिजली का बिल जमा कराएगा। उसे लूटा, उसने लूटने में मज़ाहमत की, उसको गोली मार दी, मर गया। बहुत तकलीफ दे मामला था। इस तरह की चीजें इस शहर के अंदर चल रही हैं। अब तो औरतें भी करने कौन लगी हैं। रोकेगा आदिल साहब? कौन रोकेगा? हाँ। देखें, ये रोकने का काम तो जाहिर सी बात है हुकूमत का है। ये हजारों पुलिस वाले किस लिए हैं? ये मोबाइलें, नई मोबाइलें यहां से जो है इंटीरियर सिंध के अफसरों के पायलट करने के लिए तो हैं। शहर के अंदर सारे खटारे, धक्का स्टार्ट, ना उनके सर्विस होती है ना मेंटेनेंस होती है। पुलिस वाले लोगों से माजरत के साथ भीख मांगते हैं कि यार हमको दे दो, मैं 5 लीटर डीजल डालना है। सर वो तो कहीं मसला आ जाता है इशू पेट्रोल होती है 5,000 रुपए शिफ्ट के हिसाब से। इस तरह की चीजें बहुत हैं, मैं बोलूंगा ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब मसला ये है कि अब इसके अब आपने मसाइल भी बता दिए, आपने कहा जी ठीक है लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। अब देखिए ना, ये आपकी सोच कराची इस पे क्या किस तरह कर सकती है? देखिए हमने जो एक मंसूबा रखा वो ये रखा कि हमारा शहर की जो है डेमोग्राफी बहुत चेंज हो चुकी है। अब महाजिर सियासत यहाँ नहीं चल सकती। अब हमें सब लोगों को साथ लेके चलना होगा, जैसे हम 88 से पहले चलते थे, 86-87 से पहले चलते थे। यहाँ पे अब हालात वो हो गए हैं, जो लोग बाहर से आते हैं वो जब अपने गांव या अपने शहर जाते हैं यहाँ से, तो वो लोग पूछते हैं कौन आया है, तो कहते हैं यार कराची से मेहमान आए हैं। जब उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में उनको कहा जाता है कि कराची से मेहमान आया है, तो कराची वाला हो गया वो। अब उनको कराची वाला बन जाना चाहिए, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे पठान हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोच हो। बलोच तो खैर यहीं के सबसे असली तो आबादी का बलोचों की है कराची की, ओरिजिनल जेन्युइन आबादी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ कि वो असली बाशिंदे हैं यहाँ के। चीज यही है कि जो भी कराची में रहता है वो कराची को ओन करे, कराची को अपना समझे और कराची के लिए वैसे ही सोचे, वैसे ही समझे जैसे वो आज तक अपने गांव और उसके बारे में सोचते हैं, जहां पर उन्हें कराची वाला कहा जाता है। तो भाई अब ये लोग कराची वाले बन गए। मेरा पैगाम यही है
कि कराची में रहने वाला हर शख्स अपने आप को कराची वाला समझे और समाजी दबाव को बढ़ाए। जो लोगों ने छोड़ दिया है, लापरवाही कर दी है, मतलब अपनी गली में कचरा रहा है, कोई मतलब पूछना नहीं है, नजरअंदाज कर कोई दिया। पतारे माफिया लगा रहा है, कोई मसला नहीं, मेरी जिम्मेदारी, थोड़ी आगे बढ़ गए। बिल्कुल। अब मसला ये होता है इसके ऊपर कभी कभी लीगल मैटर्स बन जाते हैं, आपको कभी कभी थ्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए क्या है तरीकेकार? आप लीगल मामला फ्रेम करें। इसके लिए आप ये कि आप कानूनी मदद आपको चाहिए। हाँ। तो हमने जो है सोच लायर्स फोरम एक बनाया हुआ है। हाँ। और इरफानुल्लाह खान साहब उसके जो हैं सदर हैं। हाँ। तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। इरफानुल्लाह खान साहब जो है वो करेंगे। मतलब जितने भी समाजी मसाइल हैं, आप सोच कराची से आप रब्ता करें, आप लोग उनको फ्री लीगल फैसिलिटीज फराहम करें। लीगल फैसिलिटी बिल्कुल। बल्कि हमने तो अभी ये किया था कि हमने जो कराची में स्ट्रीट क्राइम में मरे थे, हमने लोगों से कहा था कि जी आप आए हमारे साथ, हम आपको जो है इसकी कंपनसेशन के लिए बात करते हैं। 8 केसेस हमारे पास आए थे। अब मुझे एक बात बताएं ना कि ये जो मामला है उसको अब किस हद तक कैसी आपको वेलकमिंग मिल रही है अवाम की तरफ से, क्या सूरत हाल बन रही है? की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा। बात ये है कि अब कराची के अंदर जो हालात हुए हैं गुज़िश्ता चंद माह के अंदर, आर्मी चीफ भी है, उन्होंने भी कराची को देखा, सब कुछ देखा, ताजिरों से मुलाकात की, आला सतह पे सब चीजें बात की बिल्कुल। उन्होंने। नहीं, वो आर्मी चीफ कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं और दूसरे भी इस पर कंप्रोमाइज्ड हैं कि हाँ जी कराची को अब जो है ना बहुत हो गया, अब इसको जरा बेहतर सही अंदाज होना में चाहिए, चलाया संभलना चाहिए। तो हम वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, हम वो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भाई कराची के हालात अब अच्छे होने जा रहे हैं, तो अपना एक वजूद बताओ कि तुम हो। ये और जो नहीं बता रहे आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं लोग नहीं बता रहे यहाँ के, ये लोगों को बताना है। लोगों और सोच कराची लोगों को ये दावत दे रही है कि तुम बताओ कि हम हैं। बहुत शुक्रिया आदिल जफर साहब, कन्वीनियर सोच कराची के। हम देखेंगे मुस्तकबिल में क्या हो रहा है। मैं मौक़िफ़ के लिए ज़रूर बुलाता हूँ, हर एक शख्स को मुकम्मल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता हूँ कि बताएं उसके जहन में क्या चल रहा है। इस शहर की इसलिए खुसूसी अहमियत है इस शहर को हासिल, क्योंकि मुख्तलिफ गुलदस्ता कहलाया जाता है। पाकिस्तान के हर कोने कोने से जो शहरी हैं और यहाँ पर वो आबाद हैं, अपने कारोबार करते हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस शहर के अंदर आते हैं, और फिर इस शहर के बहुत सारे मामला जो कि माशी तौर पर मुंसलिक हैं, उससे ये पाकिस्तान चलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुक्मरानी हमें और आपको बताते हैं नाजरीन। तो इस शहर की कितनी अहमियत है, इससे तमाम ही लोग वाकिफ़ हैं, और शहर के अंदर होने वाली तमाम सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल का जो पूरा का पूरा असर है वो पूरे मुल्क पे पड़ता है। इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि इस शहर के अंदर होने वाले जितने भी मामलात हैं, सोशो पॉलिटिकल जो भी इशूज़ हैं, उनके कंसर्न लोग हैं जो मैं देखता हूँ, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि बताएं आप क्या कर रहे हैं और किस तरह आपके पास क्या कोई हल है इस शहर के अंदर। इसी हवाले से आदिल साहब को बुलाया, अब दीगर लोगों को भी मैं कोशिश करूँगा कि बुलाऊँ और उनसे पूछूँ कि मसाइल किस तरह हल होंगे। जब कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी तो यकीनी तौर पर नाजरीन इस शहर को हम बेहतर बना सकते हैं, और जब ये शहर बेहतर होगा तो वतन अजीज़ जो है वो बेहतर हो सकेगा। मुख्तलिफ बात की, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। कुछ ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने आई हैं, उसके अंदर कुछ अहम तफ्तीश के दौरान चीज़ें जो हैं उनका इंकशाफात हुआ है, उस पर पूरी मुकम्मल तौर पर आपको नाज़रीन तफसीलात से आगाह करेंगे।